नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पापा वीडियो आपके सामने है। आरओ के लिए कंप्लीट अपडेटेड रिवाइज्ड पूरा पिछले एक साल का करंट अफेयर का जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम की डिमांड को पूरा करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर का पापा वीडियो आरओ के करीबन हमने 22 दिन पहले दे दिया। ठीक है, पीसीएस का भी जब एग्जाम आएगा तो पीसीएस के एग्जाम से करीबन 20-22 दिन पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितना नए पैटर्न के हिसाब से करंट अफेयर जरूरी है पिछले एक साल का, वो सब हम एक साथ कंपाइल करके आपको पीसीएस एग्जाम से 20-22 दिन पहले दे देंगे। अभी कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई टॉपिक वाइज पापा वीडियो जो है चाहिए, तो उनके लिए ये वाला वीडियो हाजिर है। कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, 3 चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। 3 चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला अपडेटेड वाला जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी 3 चीजें आप जो है आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं, आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप उसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ 8564880530, 7523864455 और 9696066089, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक वर्ष के करंट अफेयर का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे कम से कम 2 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ये सेगमेंट है आपका समिट्स कॉन्फ्रेंसेस का, यानी संगोष्ठियों का, शिखर सम्मेलनों का। कई सारे फेस्टिवल होते हैं रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल के कई सारे समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। उनकी थीम्स रटना पड़ता है, उनको ऑर्गेनाइज किस कंट्री ने किया है, कौन से देश ने अध्यक्षता की, भारत की तरफ से कौन गया, क्या भारत ने कोई अनाउंसमेंट वहाँ पे किया। ऐसे बहुत सारे तथ्य होते हैं। किसी नए संगठन में किसी नए मेंबर को जोड़ा गया, ऐसे सभी तथ्य हम लोग कवर करेंगे समिट, कॉन्फ्रेंसेस और थीम्स वाले सेक्शन में। पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। समिट सेक्शन पर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की थी। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया की यात्रा थी और कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग संबंधी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर के लिए। क्रोएशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल, जैसे इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए रणनीतियों की राष्ट्रीय कार्यशाला, इसका आयोजन जोधपुर में हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, राजस्थान ने। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान में। इसको इनॉग्रेट किया था पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। स्ट्रैटेजीज फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये थीम थी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्र मंच का वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, यानी कि ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजन फोरम सीनियर ऑफिशियल्स मीट, ये कहाँ पे हुई थी? पेनांग, मलेशिया में।
इसको चेयर किया था दातो अमरान मोहम्मद अजिन ने, जो सेक्रेटरी जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मलेशिया के। इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पी कुमारन के द्वारा। ठीक है, मलेशिया में हुई थी, बस इतना ध्यान रखिएगा। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था मानेसर, हरियाणा में। मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभर करके सामने आया था इस सम्मेलन में। गुरुग्राम के मानेसर में किया गया था। राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने। आगे बढ़ेंगे। प्रथम रूसी भारतीय युवा फोरम, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। रूसी भारतीय युवा फोरम का भारत रूस के बीच कूटनीतिक संबंधों की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। 100वीं वर्षगांठ के तौर पर इसका आयोजन किया गया था। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता, क्रूज डायलॉग, ये हुआ था चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ पे? भारत के क्रूज में ही, कॉर्डेलिया क्रूज शिप चेन्नई पोर्ट पर जो है वहाँ पर आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग का आयोजन किया गया था और सभी आसियान मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ये किस में हुआ था? MV एम्प्रेस कॉर्डेलिया क्रूज शिप के ऊपर हुआ था चेन्नई पोर्ट पर, चेन्नई में, तमिलनाडु में। फर्स्ट आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग चेन्नई, तमिलनाडु में, MV एम्प्रेस क्रूज जहाज के ऊपर। हाथी प्रोजेक्ट की संचालन समिति की 21वीं बैठक हुई थी। इसमें चर्चा की गई थी किस तरीके से हाथियों की डेथ्स को हम लोग रोक सकते हैं। जो रेलवे लाइन क्रॉस करते समय हाथियों की डेथ हो जा रही कई बार, उसको कैसे रोका जा सकता है। और एलिफेंट पॉपुलेशन असेसमेंट का फर्स्ट फेज जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ही कंप्लीट हो चुका है, जानकारी दी गई थी। एलिफेंट सेंसस हमको अगले साल तक हो सकता है देखने को मिल जाए। ये कहाँ पे हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट की मॉनिटरिंग के लिए 21वीं स्टीयरिंग कमेटी की मीट देहरादून, उत्तराखंड में। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 22वीं बैठक, ये किंगदाओ में हुई थी, चाइना में। चीन की अध्यक्षता में मेंबर स्टेट्स के रक्षा मंत्रियों की 22वीं बैठक हुई थी चीन के किंगदाओ में, और भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेशन किया था यहाँ पर। और चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता भी की थी अलग से। ये बैठक पहली बार हुई थी, पहली बार मतलब भारत का कोई मिनिस्टर चाइना गया था मीट करने। गलवान घाटी संघर्ष के 5 वर्ष बाद पहली भारतीय मंत्री स्तरीय यात्रा थी चाइना के लिए, मतलब कोई भी भारत के मंत्री चाइना गए थे 5 वर्ष बाद, 2020 के गलवान वैली संघर्ष के बाद। कहा जा रहा है कि भारत ने संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, यानी इंडिया रिफ्यूज टू साइन द जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था इंडिया का। इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट SCO का साइन करने से मना कर दिया है। केमिकल वेपन्स निषेध संगठन की एशिया बैठक हुई थी, एशिया रीजन की बैठक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इन्होंने एशिया रीजन की मीटिंग की थी इंडिया की नेशनल केमिकल वेपन्स कन्वेंशन अथॉरिटी के साथ न्यू दिल्ली में। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ये अस्तित्व में कब आया था? 1997 में। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है इस कन्वेंशन की। इंडिया इस कन्वेंशन का ओरिजिनल सिग्नेटरी कंट्री है और इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2013 में। तो ये एशिया बैठक की कहाँ पे हुई थी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की न्यू दिल्ली में। मेला महोत्सव में तो लद्दाख का ये एस्ट्रो फेस्टिवल पहली बार हुआ था लेह लद्दाख में। फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लेह लद्दाख में हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म लद्दाख ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के साथ मिलकर के इसको कन्वीन किया था। कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स इसरो के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के और हानले डार्क स्काई रिजर्व के यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। जून मंथ 2025 की समिट सेक्शन पर आ गए हैं। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था रॉटरडैम में, नीदरलैंड। बस इतना वेन्यू ध्यान रखना इसमें काफ़ी है। इस कॉन्फ्रेंस में श्री संतोष कुमार सारंगी गए थे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये दुशानबे में हुआ था, तजिकिस्तान में। ये वेन्यू इंपॉर्टेंट है खाली। CSIR स्टार्टअप कनक्लेव, ये मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इन सब ने ऑर्गेनाइज किया था गोरेगांव मुंबई में CSIR स्टार्टअप कनक्लेव। पहला राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट न्यू दिल्ली में हुआ था और भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 23 मई को इस सम्मेलन का उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता की थी केंद्रीय मंत्री जो इस समय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी ने।
और सर्वसम्मति से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अलायंस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था और एसपी यादव को पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था बिग कैट अलायंस का। नोडल एजेंसी कौन बनाई गई है बिग कैट अलायंस की? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 ये नीस फ्रांस में हुई थी। फ्रांस और कोस्टा रिका की सह अध्यक्षता में हुई थी, को-चेयर्ड बाय फ्रांस एंड कोस्टा रिका। नीस फ्रांस में हुई थी थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ओशियंस। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इस कॉन्फ्रेंस में। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एम्बेसीज ऑफ फ्रांस और कोस्टा रिका के साथ मिलकर के सेकंड ब्लू टॉक्स का आयोजन किया था 20 मई 2025 को। इसके आयोजन के लिए जो तैयारी की गई थी उसको ब्लू टॉक्स कहा गया था। उसका आयोजन भारत में हुआ था न्यू दिल्ली में 20 मई को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 8वां वैश्विक मंच 8th ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका वेन्यू है, यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने किया था। आगे नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक न्यू दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी जी ने। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में 24 राज्य, 7 यूटीज के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। विकसित भारत @2047 ये थीम थी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में हुई थी। अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूती देना ये थीम थी। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस ये थीम थी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 24वीं बैठक की वर्चुअल तौर पर आयोजित की गई थी। इसका अध्यक्ष राष्ट्र इस समय कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका ने वर्चुअल तौर पर इसको आयोजित किया था। 24वीं बैठक थी। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव जी ने किया था, पी कुमारन ने। भारत वर्तमान में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष राष्ट्र है और ट्रोइका का एक सदस्य है, ट्रोइका का एक भाग है। इसमें कुल सदस्य देश कितने भागीदार हैं? 23 और कुल डायलॉग पार्टनर कितने? 12। बैठक के दौरान सदस्य राज्यों ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए कोलंबो विज्ञप्ति को अपनाया था। किस चीज को अंगीकार किया गया है? कोलंबो कम्युनिक को अडॉप्ट कर लिया गया है। IORA की चेयरमैनशिप जो है किसके पास है? श्रीलंका के पास है इस ईयर। और वाइस चेयर किसके पास है? इंडिया के पास। इंडिया को चेयरमैनशिप कब मिलेगी IORA की? ईयर 2025-27 के लिए। 25वीं मीटिंग सेंट्रल जोनल काउंसिल की वाराणसी में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक वाराणसी में, मतलब बैठक वाराणसी में पहली बार आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 24 जून 2025 को काशी में हुनर का मेला सहित 10 विशिष्ट GI टैग उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। और उत्तर प्रदेश के पास जून 2025 तक सबसे ज्यादा GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी संख्या है 77। मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल वेन्यू है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 46वां आसियान समिट 46th आसियान शिखर सम्मेलन ये कुआलालंपुर में हुआ था, मलेशिया में। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको चेयर किया था। इसकी मेजबानी की रही थी दाता सेरी अनवर इब्राहिम ने। आसियान कंट्रीज के मेंबर्स के नाम लिखे हुए हमेशा की तरह। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी थीम पर 46वीं आसियान समिट हुई थी कुआलालंपुर, मलेशिया में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन ये अल्बर्टा में हुआ था, कनाडा में। इस साल अल्बर्टा कनाडा में इसकी अध्यक्षता कनाडा ने की थी। कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। G7 के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि। G7 के अंतर्गत विशेष अतिथि कौन है, यानी कि गेस्ट कंट्रीज कौन है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, मेक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कोरिया, यूक्रेन। इस साल की समिट की थीम थी 3 कोर पिलर्स पर। प्रोटेक्टिंग आवर कमिटमेंट अराउंड द वर्ल्ड, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांजिशन एंड सिक्योरिंग द पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर। ये 3 पिलर थे। कोई सेंट्रल थीम एक नहीं थी इसमें। तो G7 समिट के बारे में ध्यान रखिएगा। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबलीज का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने नहीं किया था, स्वास्थ्य सचिव यहाँ पे गए थे। कब सचिव स्तर के अधिकारी गए, कब मंत्री गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कई बार आ जाता है एग्जाम में भी। वर्ल्ड फॉर हेल्थ इस बार थीम थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को सर्टिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्रकोमा प्रदान किया था,
क्योंकि भारत अब ट्रैकोमा फ्री हो चुका है, ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर चुका है। IATA 81st 81वीं एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट न्यू दिल्ली में हुई थी और इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था। बस ये ध्यान रख सकते हैं। IATA का 81वां एनुअल जनरल मीट और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट दिल्ली में हुआ था। वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ और त्रिकोणीय सहयोग पर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल इलेक्टोरल इंटीग्रिटी कॉन्फ्रेंस, ये स्वीडन में हुआ था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस द्वारा यह आयोजित किया जाता है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इस कॉन्फ्रेंस में हमारे CEC ने, श्री ज्ञानेश कुमार जी ने। शांग्रीला डायलॉग, ये सिंगापुर में हुआ था। शांग्रीला डायलॉग सिंगापुर में। इस संवाद का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान सिंगापुर ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान गए थे शांग्रीला डायलॉग में पार्टिसिपेट करने। अंतरदेशीय मत्स्य पालन जलीय कृषि बैठक, इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मीट, ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने की थी। भारत में मछली उत्पादन में 104% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है 2013-14 में। 95.79 लाख टन से बढ़कर के ये 195 लाख टन हो गई। मतलब 10 वर्षों में 104% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है भारत के फिशरीज प्रोडक्शन में, ये बताया गया था इसमें। हाइब्रिड ग्लोबल समिट योगा कनेक्ट, योगा कनेक्ट आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 14 जून को आयोजित किया था, एक हफ्ते पहले। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये आयोजित हुआ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेसिफरिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। इसमें कॉन्फ्रेंस हुआ था कि किस तरीके से हम लोग इंडू स्क्रिप्ट को डेसिफर कर सकते हैं। डेसिफरिंग द इंडू स्क्रिप्ट, करंट स्टेटस एंड वे फॉरवर्ड। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो, ये जापान में आयोजित किया गया था। भारत का मंडप भी यहाँ पर गया था पार्टिसिपेट करने। डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स, ये थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नीस में हुआ था फ्रांस में, ये तो बता ही चुके हैं आपको। पहली बार यूरोप में पहली बार ये समिट आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी शेपिंग रिजाइलेंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, भारतीय संरक्षण सम्मेलन, ये देहरादून में हुआ था उत्तराखंड में। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हुआ था 25 से 27 जून को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में हुआ था। इसको इनॉग्रेट किया था भूपेंद्र यादव जी ने। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इनॉग्रेट किया था इस सम्मेलन को। नाटो शिखर सम्मेलन, ये नीदरलैंड में हुआ था। ये पहली बार है जब इसका सम्मेलन नीदरलैंड्स में हुआ था। 45 देशों के प्रमुखों ने, 45 देशों के विदेश मंत्री ने और 45 देशों के रक्षा मंत्री सहित 6000 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। काफी बड़ा समिट होता है नाटो शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया गया था। केवल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जापान के वरिष्ठ स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नाटो साझेदार देशों का प्रतिनिधित्व किया था। मतलब नाटो के जो जितने पार्टनर, डायलॉग पार्टनर है, उनमें से सिर्फ कौन आए थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और जापान के कह सकते हैं अधिकारियों का डेलीगेशन पार्टिसिपेट करने आया था नाटो शिखर सम्मेलन में। नाटो समिट 2026 का वेन्यू क्या होगा? टर्की होगा, ये ध्यान रखिएगा। मेला महोत्सव देख लेते हैं। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव, ये देहरादून में हुआ था उत्तराखंड में। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल, ये CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में। साहित्यिक सम्मेलन कितना बदल गया है साहित्य, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। पोषण पोया पर्व श्रीलंका में मनाया जाता है। ये उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब अशोक के पुत्र अरहत महिंताले में राजा देवनाम पिया तिसा को पहला उपदेश दिए थे बुद्धिज्म का और धम्म का उपदेश देने के लिए। अशोक के पुत्र अरहत महिंदा गए थे, महेंद्र या अरहत महिंदा श्रीलंका जब गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है पोषण पोया पर्व। मई मंथ 2025 को कवर करेंगे नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मर समिट, ये शंकरपल्ली में हुई थी तेलंगाना में। तेलंगाना के शंकरपल्ली में इसका आयोजन हुआ था। उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किया था, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय कार्यक्रम यानी इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक इवेंट, ये लंदन में हुआ था यूके में।
इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था एपीडा ने। ठीक है, एपीडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कई बार किसी किसी फेस्टिवल में कॉन्फ्रेंस में थीम इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जैसे यहाँ पर नहीं है। जहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहाँ पर हम लोग बताते हुए चलेंगे आपको। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, ये नामसई नाम की जगह पर हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने किया था। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। सांसद खेल महाकुंभ ये होते रहते हैं, लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश में 8 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था, 2500 एथलीट्स ने इस पर पार्टिसिपेट किया था। इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने 19 अप्रैल को, और एग्जैक्ट वेन्यू है केडी सिंह बाबू स्टेडियम। केडी सिंह बाबू स्टेडियम। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव समिट मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। 1 मई 2025 को सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। 90 देशों से 10,000 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। 1000 क्रिएटर्स, 300 से अधिक जो मीडिया संबंधी कंपनीज आई थी यहाँ पर, 350 से अधिक स्टार्टअप्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 25 देशों की मंत्री स्तरीय भागीदारी के साथ पहली वैश्विक मीडिया संवाद की अध्यक्षता की थी। वेव समिट में पीएम मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसमें एक टर्म का यूज़ किया था इन्होंने, ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी में क्या क्या शामिल होता है? क्रिएटिव इकोनॉमी में शामिल होता है फिल्म मेकिंग, म्यूजिक कंपोजिंग, डिज़ाइन, ठीक है, जैसे थंबनेल वगैरह लोग कुछ बनाते हैं, डिजिटल आर्ट बनाते हैं, गेमिंग, पब्लिशिंग जो को लोग कंटेंट अपना डालते हैं, चाहे एडिटिंग से संबंधित हो, चाहे ओरिजिनल हो, एडवर्टीजिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, जैसे यूट्यूब में लोग वीडियो बनाते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं, कई बार वीडियो सेल भी लोग करते हैं यूट्यूब पर। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसको ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी कहा जाता है, जिसमें आर्ट का समावेश हो, मीडिया का हो, कल्चर का हो, इनोवेशन का हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी संबंधी भी चीज़ें शामिल हो, तो इसको ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। कई बार जो टर्म चर्चा में रहते हैं वो आजकल यूपीपीएससी में भी पूछे जाने लग रहे हैं। पहले ये एरिया सिर्फ यूपीएससी का होता था, लेकिन ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ऑरेंज इकोनॉमी की बात यहाँ पर की गई थी इस समिट में। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था। पेंशन अनुसंधान सम्मेलन, इसका आयोजन पीएफआरडीए ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से किया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे बढ़ेंगे। सुफलाम 2.0। सुफलाम 2.0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान जो निफ्टम है, ये कुंडली में स्थित है। कुंडली सोनीपत हरियाणा के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, इसने आयोजन किया था सुफलाम का। ये फूड प्रोसेसिंग पर आधारित था। तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर, ये शिलोंग मेघालय में लगा था। आसियान भारत कलाकार शिविर, इसकी थीम थी इकोस ऑफ रामायणा आर्टिस्टिक जर्नीज अक्रॉस आसियान एंड इंडिया। ये शिलोंग में ऑर्गेनाइज किया गया था। आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद एन इंस्टीट्यूट नेम्ड सेहर। ठीक है, सेहर के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर। भारत 6G 2025 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी, ये न्यू दिल्ली में लगाया गया था। चीफ गेस्ट यहाँ पर चंद्रशेखरन पेम्मासामानी थे। 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष देशों में शामिल है, शीर्ष 6 में शामिल है भारत। ठीक है, 6G पेटेंट फाइलिंग में। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई थी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व शोभा करंदलाजे ने किया था। राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ, ये थीम थी। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट ग्लेक्स, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज किया था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ और इसरो ने, और मेजबान था भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी। इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। इसकी थीम जो थी वो थी रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स। इस कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो ने एक साइन किया था जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट फॉर कॉर्पोरेशन ऑन ह्यूमन एक्सप्लोरेशन इन स्पेस नियर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, जो कह सकते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए समझौता किया है ईएसए ने, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और इसरो ने, भारत के इसरो ने।
वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र, ठीक है, 20th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये हुआ था 5 से 9 मई को यूएन हेडक्वार्टर्स में, न्यूयॉर्क, यूएस में। ठीक है, इंडिया को लीड किया था श्री सुशील कुमार अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ने। आगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58वीं बैठक हुई थी मिलान, इटली में। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने किया था, निर्मला सीतारमण जी ने। मिलान, इटली में हुआ था एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 150th सेशन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था। और जब पार्लियामेंट्री फोरम कोई होता है तो भारत के स्पीकर जाते हैं, ओम बिरला जी यहाँ पे गए थे। बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलनों के पक्षों का सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था। इस बार इसकी थीम थी मेक विजिबल द इनविजिबल। ठीक है, मतलब मेकिंग द इनविजिबल द विजिबल, ये उल्टा लिख गया है, यहाँ पे इनविजिबल होगा और यहाँ पे विजिबल होगा। साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट्स। कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित करने के समय से 8 साल पहले ही भारत ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है 8 साल पहले ही अचीव कर लिए हैं, ये जानकारी दी गई थी। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ये आयोजन किया गया था, इंक्लूसिव इंडिया समिट, न्यू दिल्ली में। आगे वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यूएस में। ठीक है, भूमि सुधार के लिए भारत में क्या क्या योजना चल रही है, स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म, ये भी स्वामित्व योजना को सपोर्ट कर रहा है। इसको शोकेस किया था भारत ने यहाँ पे, और भारत की तरफ से गए थे श्री विवेक भारद्वाज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के सेक्रेटरी गए थे। इंडिया को कंट्री चैंपियन का ऑनर यहाँ पे मिला था, कंट्री चैंपियन एट दिस कॉन्फ्रेंस फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क इन रूरल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। भारत को कंट्री चैंपियन का खिताब यहाँ पे मिला था। और थीम क्या थी इसकी, थीम यहाँ पे थी सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट चेंज, मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन, सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन, मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन। मेला और त्यौहार जो छोटे छोटे लोकल होते हैं, अयोध्या पर्व 2025, ये दिल्ली में हुआ था, अयोध्या पर्व। योग महोत्सव नासिक, महाराष्ट्र में मनाया गया था, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था 2 मई को योग महोत्सव। ठीक है, इसका उद्घाटन किया था राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। योग संगम पोर्टल भी लॉन्च किया था। सागा दावा उत्सव, ये सिक्किम में सागा दावा उत्सव मनाया जाता है, ये बौद्ध उत्सव है। ये उत्तरी बौद्ध पंचांग के चौथे महीने के 15वें दिन आयोजित किया जाता है। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल या सागा दावा त्योहार बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। शिरुई लिली महोत्सव, ये उखरुल में हुआ था, मणिपुर में, मणिपुर के उखरुल में। शिरुई लिली उत्सव की 75वीं वर्षगांठ यहाँ बनाई गई थी। 229वां त्रिशूर पूरम उत्सव, ये केरल में होता है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल के सबसे खूबसूरत मंदिर त्योहारों में से एक है। ठीक है, त्रिशूर जिले में इसका आयोजन होता है। इस उत्सव की शुरुआत मूल रूप से राजा सक्थन थम्पुरन, जिसको राजा राम वर्मा कहा जाता है, 200 साल पहले त्रिशूर के मंदिरों को एकजुट करने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सरस्वती पुष्करालु कुंभ, सरस्वती पुष्करालु कुंभ ये कहाँ पे होता है, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में 12 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। सरस्वती पुष्करालु कुंभ। अब आ जाएंगे अप्रैल मंथ पे। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज से एक डेलीगेशन आया था युवाओं का, 100 करीब यहाँ पर मेंबर्स शामिल थे। इन लोगों ने तीसरी बार ऐसा किया था कि एक युवा प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा था दौरे के लिए, और गोवा बेसिकली ये लोग आए थे, फोकस स्टेट गोवा था। तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ये डेलीगेशन आया था। कौन कौन से कंट्रीज से आया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से आया था। आगे भारत चिली संयुक्त वक्तव्य, ये घोषित किया गया था नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर। चिली के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए थे, गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, और उनकी पहली भारत यात्रा थी। अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र साइन किया गया। भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम को मंजूर किया गया। राष्ट्रीय आपदा निवारण और प्रतिक्रिया सेवा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन के समझौते किए गए। मतलब कुल मिलाकर चिली का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है,
उसने कुल मिलाकर भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए के साथ यहाँ पर समझौता किया था। ठीक है, आगे अफ्रीका का सबसे बड़ा तकनीकी और स्टार्टअप शो गीटेक्स अफ्रीका में हुआ था, मराकीश मोरक्को में। इसमें भारत ने भी भाग लिया था, जिसका प्रतिनिधित्व किया था राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। मराकीश में हुआ था मोरक्को में, अफ्रीका लार्जेस्ट टेक एंड स्टार्टअप शो गीटेक्स या गाइटेक्स। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन ये नामची में हुआ था सिक्किम में। इसका उद्घाटन सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने किया था। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिक्किम में ये युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 एनजीटी द्वारा आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट जी ने किया था। तो ये भी कई बार पूछ लेते किसने ऑर्गेनाइज किया, एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। आगे मंथन शिविर, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी ने की थी। जेपी नड्डा। विकसित भारत युवा संसद 2025 न्यू दिल्ली में हुआ था और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। विकसित भारत युवा संसद दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। आईडीएफ वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, और डायबिटीज टाइप 5 डायबिटीज को एक अलग स्वास्थ्य स्थिति के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता मिली थी। डायबिटीज टाइप 5 एक अलग प्रकार की डायबिटीज जो है हेल्थ कंडीशन नोटिफाई की गई थी। इसके बाद भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने कराया था, बेंगलुरु ने। आईआईसी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर गुवाहाटी के सहयोग से भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का आयोजन किया गया था आईआईएससी बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने किया था और 100 से अधिक बौद्धिक संपदा, 50 से अधिक नवीन तकनीकों, 35 से अधिक उभरते स्टार्टअप्स इनोवेशंस को प्रदर्शित किया गया था। ऑल सपोर्टेड बाय 6 स्टेट ऑफ आर्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये इंडिया फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक शो कहाँ पे हुआ था, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु में। भूमि प्रबंधन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। भारतीय तकनीकी और आर्थिकी सहयोग कार्यक्रम के तहत, यानी इंटरनेशनल वर्कशॉप फॉर लैंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम, गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। आगे द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य सम्मेलन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस, ये कोरोजल कोलंबिया में हुआ था। डब्ल्यूएचओ और कोलंबिया सरकार के सहयोग से कोरोजल कोलंबिया में हुआ था। मोर देन 50 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखा गया था, मतलब 50 कंट्रीज, सिटीज, ऑर्गेनाइजेशन ये सब शामिल हुए थे। एयर पोल्यूशन को 2040 तक 50% कम करने को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की थी सभी ने। कोरोजल कोलंबिया में डब्ल्यूएचओ का एयर पोल्यूशन और हेल्थ कॉन्फ्रेंस ये हुआ था। ये वेन्यू इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। सेकंड स्टार्टअप महाकुंभ ये न्यू दिल्ली में हुआ था। पीयूष गोयल जी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक ही काठमांडू नेपाल में हुई थी और इस बैठक का नेतृत्व भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था और भारत में कृषि सहयोग के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। आगे छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जहाँ पे भी रहेगा वो जरूरी रहेगा। बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था बिम्स्टेक समिट इस साल का। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर पेंटोंगटार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर पीएम मोदी जी गए थे। 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारत ने घोषणा की कि वर्ष 2025 में इसी वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट का आयोजन भारत करेगा और 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी भारत करेगा। यह बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 7 वर्षों में पहली व्यक्तिगत बैठक थी, मतलब अभी तक ये वर्चुअल तौर पर ऑर्गेनाइज कर लिया जाता था, लेकिन 7 वर्षों में पहली एक इन पर्सन मीट थी। 4 अप्रैल को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष राष्ट्र बन गया था। थाईलैंड से अध्यक्षता बांग्लादेश को प्राप्त हो गई थी क्योंकि बिम्स्टेक देशों के बीच ये अध्यक्षता रिवॉल्व करती रहती है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष अनुराग कुमार दिसानायके जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनके निमंत्रण पर श्रीलंका की भी यात्रा की थी। श्रीलंका की यात्रा के दौरान उन्होंने समझौते किए। ट्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ।
भारत ने श्रीलंका की डिजिटल अर्थव्यवस्था के संवर्धन के लिए 300 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया। 5,000 धार्मिक स्थलों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने और डाम्बुला में तापमान नियंत्रित गोदाम व्यवस्था स्थापित करने, मतलब ये तापमान नियंत्रित गोदाम सुविधा का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था। ठीक। सो ये सब हुआ। बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030। हर समिट में एक ना एक विजन या डिक्लेरेशन को अपनाया जाता है। तो बिम्स्टेक बैंकॉक विजन को अपनाया गया था। ये लॉन्ग टर्म प्लान है बिम्स्टेक का, जिसे प्रॉस्परस, स्ट्रांग और ओपन बनाया जाए बिम्स्टेक क्षेत्र को वर्ष 2030 तक। जो सेंट्रल थीम थी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की वो थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन। जो थीम थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिजाइलियंट एंड ओपन, ये मूल थीम थी। और कुछ जो जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये हमने पहले कॉलम में लिखा है। बिम्स्टेक में भारत ने जो पहले या इनिशिएटिव्स अनाउंस किए वो क्या थे? युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए बोधि कार्यक्रम इंडिया ने अनाउंस किया था। बोधि का यहाँ पर फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बोधि इनिशिएटिव अनाउंस किया था इंडिया ने। इसके तहत ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप्स भारत प्रोवाइड करेगा बिम्स्टेक क्षेत्र के या बिम्स्टेक देशों के स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, डिप्लोमेट्स को। कुल मिलाकर 300 यूथ को जो बिम्स्टेक कंट्री से भारत आ सकेंगे हर साल, उनको कह सकते हैं ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अच्छा हो बिम्स्टेक रीजन का। इसी को बोधि कहा गया है, बोधि इनिशिएटिव। ये ध्यान रख सकते हैं। तो सारी ज़रूरी बातें हमने आपको बता दी। इसके बाद नवा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत सरकार, कार्नेगी इंडिया द्वारा सह आयोजित ये किया गया था। संभावना थीम थी, संभावना। 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की। 10वां ब्रिक्स नीति नियोजन संवाद, ये ब्राज़ील में हुआ था। इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, ये ब्राज़ील में हुई थी। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था सचिव ने। मतलब जहाँ पर मंत्री जाएंगे वो जरूरी होता है, लेकिन कई बार ये भी पता होना चाहिए कि कहीं पर सचिव गए थे, अतिरिक्त सचिव गए थे, या फिर मंत्रालय के मंत्री गए थे। तो इसमें सचिव जी गए थे, मंत्री नहीं गए थे। तो जहाँ पर मंत्री जाते हैं बस वहीं पर नाम इंपॉर्टेंट है मंत्री जी का। अदरवाइज आपको बस पता रहे कि जो है सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी गए थे। इस बैठक में 2030 तक जलवायु परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक आवश्यकता पर भारत ने बल दिया था अपनी स्पीच में। इस बैठक में एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2035 तक 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए बाकू से बेलम रोड मैप पर एकजुटता का आह्वान किया गया था। यानी बाकू टू बेलम रोड मैप, जिससे यूएस डॉलर्स 1.3 ट्रिलियन जुटाए जा सकते हैं एनडीसी टारगेट 2035 तक अचीव करने के लिए। ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की मीट हुई थी ब्राज़ील में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेव अर्थ कॉन्क्लेव, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था न्यू दिल्ली में। सेव अर्थ कॉन्क्लेव। आगे हम लोग बढ़ेंगे मेला महोत्सव जो हुए थे। जहान खुसरो, ये सूफी संगीत महोत्सव न्यू दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। फिर बिठूर महोत्सव, ये बिठूर कानपुर में हुआ था उत्तर प्रदेश में। 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति, ये इस बार थीम थी। बिठूर महोत्सव जो बेसिकली कानपुर में बिठूर नामक जगह है, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की साझा संस्कृति को दर्शाता है, जो शेयर्ड रूट्स हैं। और खासकर 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया था महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने मिल करके, क्योंकि नाना साहेब लास्ट पेशवा के अडॉप्टेड सन थे। लास्ट रिकॉग्नाइज पेशवा जो थे बाजीराव सेकेंड, उनके अडॉप्टेड सन थे, और इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इनका अधिकार नहीं दे रहे थे डलहौजी। तो इसी वजह से विद्रोह करने की ठानी थी इन्होंने। इनको जो है निर्वासित कर दिया था बिठूर में। जबकि ये पेशवा से जुड़े हुए थे, जाहिर सी बात है इनकी रियासत महाराष्ट्र में कहीं होनी चाहिए, जबकि इनको बिठूर का स्टेट दे करके इनको निर्वासित कर दिया गया था वहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कनक्लेव, इंटरनेशनल रामायण कनक्लेव, ये कोलंबो श्रीलंका में हुई थी, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में। एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति, एशिया लार्जेस्ट इंटर कॉलेज टेक एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल टेक कृति, इसका आयोजन आईआईटी कानपुर करता है। आईआईटी कानपुर द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री अनिल चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे गारिया और बोरशो बोरोन उत्सव, अगरतला त्रिपुरा में ये हुआ था। गारिया और बोरशो बोरोन उत्सव, ये उत्सव त्रिपुरी और रियांग जनजातीय समुदायों के बीच फेमस है।
त्रिपुरी और रियांग जनजाति समूह जो पाए जाते हैं त्रिपुरा में, वो लोग इसको मनाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं रम्माण उत्सव। रम्माण उत्सव ये होता है उत्तराखंड में, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। रम्माण उत्सव ये अप्रैल में मनाया गया था चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में। इसमें गांव के क्षेत्रपाल भूमियाल देवता भैरव के सम्मान में इसको आयोजित किया जाता है। 2009 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में रम्माण को मान्यता मिली थी। खोंगजोम उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। एंग्लो मणिपुरी युद्ध की कह सकते हैं याद में मनाया जाता है। खोंगजोम का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ खोंगजोम, प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम उत्सव मनाया जाता है। और मणिपुर के थौबल जिले के खेबा चिंग नामक जगह पर स्थित खोंगजोम स्मारक परिसर में इसका आयोजन किया गया था। मणिपुर के राज्यपाल यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। खुबानी फूल उत्सव ये कारगिल में मनाया जाता है, लेह लद्दाख में। खुबानी फूल उत्सव अप्रैल में मनाया गया था। ये माधोपुर घेड़ मेला, माधोपुर घेड़ मेला का आयोजन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। माधोपुर कहाँ पे? पोरबंदर स्टेट, गुजरात में। इस मेले का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे लोंगटे महोत्सव। लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है नीशी ट्राइब के द्वारा। ठीक है, नीशी ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। स्प्रिंग सीजन के अराइवल पर मनाया जाता है। एनिमल्स आर नॉट सैक्रिफाइस्ड इन दिस फेस्टिवल, इसलिए इसको ब्लडलेस फेस्टिवल भी कहा जाता है, रक्तहीन त्यौहार। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में होता है। झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा नए साल और वसंत आगमन के उत्सव के रूप में सरहुल को मनाया जाता है। उरांव, मुंडा, संथाल, खड़िया, हो जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। सरहुल का अर्थ होता है साल के वृक्ष की पूजा। अब आ जाते हैं हम लोग मार्च मंथ पर। कतर के शेख अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी फेब में भारत की यात्रा पर आए थे ऑफिशियल विजिट पर। कई सारे समझौते कतर के साथ भारत ने किए थे, जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो है इंडिया कतर जॉइंट बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया था कतर के साथ, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे जल सततता सम्मेलन, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसकी थीम थी इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था मार्च में। अब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये बार्सिलोना स्पेन में हुई थी, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, और भारत ने अपना पवेलियन भी यहाँ पर लगाया था। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA निगोशिएशंस ये हुए थे न्यूजीलैंड के मध्य। हम मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने रक्षा सहयोग, खेल, कृषि, डिजिटल भुगतान और शिक्षा पर समझौते किए। और न्यूजीलैंड ने भारत द्वारा शुरू किए गए इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की थी। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग जल्द न्यूजीलैंड के साथ करने वाले हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित की गई थी न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था, पर्यावरण मंत्री जो हैं। इसमें इन्होंने कहा था भारत ने 2020 में ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन 2020 से ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन में 7.93% की कमी की है। ग्लोबल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का जो विषय यानी कि जो सेंट्रल थीम थी वो थी पार्टनरशिप्स टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना मार्क फिलिप, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ ब्राजील मरीना सिल्वा, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में। आगे बढ़ेंगे, आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन, इमरजेंसी अरब लीग समिट, ये काहिरा मिस्र में या कैरो में आयोजित की गई थी। गाजा के पुनर्निर्माण की योजना अरब लीग के नेताओं ने घोषित की थी। अरब लीग में 22 देश हैं कुल मिलाकर के, सभी इस्लामिक कंट्रीज हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है एडवांटेज असम 2.0 इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, ये गुवाहाटी असम में हुई थी। इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था। ठीक है, 25 फरवरी 2025 को। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन, ये कार्टाजीना कोलंबिया में हुआ था, ये हम बता चुके हैं आपको। दूसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स न्यू दिल्ली में हुआ था। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव, ये हैदराबाद तेलंगाना में। मत्स्य पालक स्टार्टअप कॉन्क्लेव, फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0। तीसरा एयरबस शिखर सम्मेलन, ये टुलूज में हुआ था, फ्रांस में। पांचवा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ था।
और इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया था। भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन इन्होंने किया था इस समिट के दौरान। इंडिया फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ पे? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक, और फर्स्ट रिवर डॉल्फिन असेसमेंट को मतलब रिलीज किया गया था। पहली डॉल्फिन जनगणना को रिलीज किया गया था यहाँ पर, जिसके आंकड़े रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ का, जूनागढ़ गुजरात में। वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की मतलब शिलान्यास इन्होंने किया था जूनागढ़ गुजरात में, जूनागढ़ में। 7वां आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन ये मनीला फिलीपींस में हुआ था, और सम्मेलन में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, जापान, सिंगापुर और अन्य सहित 1600 प्रतिभागियों ने भाग लिया था इसमें। 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये भोपाल में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया था, इस वजह से ज़रूरी है। भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में इसका आयोजन किया गया था। इसका विषय इसकी मतलब थीम थी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, और प्रवासी मध्य प्रदेश समिट का आयोजन इसमें पहली बार किया गया था। यहाँ 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, कंट्री पार्टनर के रूप में 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया था ये मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। जो लोग MPPSC कोई एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग जरूर इसको देखिएगा, बाकी लोग चाहें तो थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन करंट ट्रेंड्स इन ड्रग डिस्कवरी रिसर्च, ये लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन करंट ट्रेंड्स इन ड्रग डिस्कवरी रिसर्च, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 10वां रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग है ये जियोपॉलिटिक्स संबंधित डायलॉग, ये हर साल होता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित होता है। इस वार्ता का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो भारत की यात्रा पर आए थे, क्रिस्टोफर लक्सन, उन्होंने किया था। और इस बार का विषय था कालचक्र, तो ये हिंदी में ज़्यादातर विषय रहता है। इस बार थीम थी कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। पिछली बार की थीम थी चतुरंगा, ठीक है। तो चीफ गेस्ट यहाँ पर थे क्रिस्टोफर लक्सन। डायलॉग इसमें जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर चर्चाएं होती हैं, कई सारे अलग अलग कह सकते हैं देशों के लीडर्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यहाँ पर आते हैं। बिम्स्टेक यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज न्यू दिल्ली में हुई थी। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, इन लोगों ने आयोजित किया था इसको। इसको इनॉग्रेट किया था फॉर्मर फॉरेन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जयदीप मजूमदार ने। आगे मेला और महोत्सव में महाकुंभ मेला क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम से 166 गुना बड़ा रखा गया था। महाकुंभ मेले में लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, एस्टिमेटेड था। इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया गया था। इसमें कई सारे रिकॉर्ड्स बने थे, जैसे 19,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाई थी। हैंड पेंटिंग में 10,102 लोगों का रिकॉर्ड बना था। यही सब रिकॉर्ड्स यहाँ पर बने थे। इसके अलावा रिकॉर्ड ऑफ 19,000 पीपल स्वीपिंग टुगेदर, एक रिकॉर्ड बना था यह कि महाकुंभ मेले में विशाल नदी साफ सफाई अभियान के तहत 300 से अधिक स्वच्छता कार्यकर्ताओं ने 3 अलग अलग घाटों पर सिंक्रनाइज्ड वे में सफाई की थी। यही सब रिकॉर्ड यहाँ पे बने थे कुंभ में। ऑर्गेनिक फूड ट्रेड फेयर बायोफैच, ये नरम्बर्ग में हुआ था, जर्मनी में, न्यूरम्बर्ग जर्मनी। और भारत को बायोफैच 2026 में वर्ष के भागीदार देश के रूप में नामित किया गया था, यानी पार्टनर कंट्री ऑफ द ईयर भारत को नामित किया गया था। ये जरूरी है, इसलिए जरूरी है। इंडिया वॉज नेम्ड पार्टनर कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफैच। ये विश्व का अग्रणी जैविक खाद्य व्यापार मेला था बायोफैच। राष्ट्रीय बागवानी मेला नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। थीम थी इसकी हॉर्टिकल्चर फॉर डेवलपिंग इंडिया, न्यूट्रिशन, एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड। कर्नाटक के बेंगलुरु में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर हुआ था। 5वां सरस आजीविका मेला, ये नोएडा हाट उत्तर प्रदेश में हुआ था। लोकल फॉर वोकल के विचार को आगे बढ़ाने के लिए यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसकी थीम थी डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ लखपति SHG दीदीज। 25 फरवरी 2025 को इस मेले का उद्घाटन किया गया था। सरस आजीविका मेले का आयोजन कौन सा मिनिस्ट्री करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है।
ये ध्यान रखिएगा। 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार मेला का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित खाद्य मेला होता है। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO और एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपीडा आयोजित करती है। दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव दक्षिण भारत संस्करण, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। विविधता का अमृत महोत्सव, इसमें 5 राज्य यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी भी शामिल हुए थे। इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में होता है। द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट जी ने इसका उद्घाटन किया था। योग महोत्सव, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री जी ने किया था। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिन की उल्टी गिनती को दर्शाने के लिए बनाया गया था। मतलब 100 डेज का काउंटडाउन शुरू किया गया था 13 मार्च को। हिमालयन उत्सव, ये देहरादून उत्तराखंड में मनाया गया था। हिमालयन उत्सव उत्तराखंड के देहरादून के लीची बाग में इसका आयोजन किया गया था। पर्पल फेस्ट, ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में आयोजित किया जाता है पर्पल फेस्ट। इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट जी करती हैं। इसका आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन के सहयोग से किया था। फिर चेइरा ओबा फेस्टिवल या चेइरा ओबा महोत्सव मैतेई लोग मनाते हैं, मैतेई ट्राइब के लोग बनाते हैं मणिपुर में। शिगमो महोत्सव, ये गोवा में मनाया जाता है। शिगमो महोत्सव अट्टुकल पोंगल, ये तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। भगवती मंदिर महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अट्टुकल पोंगल तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में देवी कन्नगी के सम्मान में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जदया स्वामी उत्सव, ये होता है तमिलनाडु में। नीलगिरी में रहने वाली बडागास समुदाय द्वारा मनाया जाता है, बडागास कम्युनिटी द्वारा। आगे गोरसम कोरा महोत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस महोत्सव में भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से द फर्दर एंड बियॉन्ड फाउंडेशन ने स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया था। जीरो वेस्ट फेस्टिवल इस बार थीम थी। भारत और भूटान की के बीच की दोस्ती का प्रतीक है ये गोरसम कोरा महोत्सव, ये जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग में मनाया गया था। घोड़े यात्रा उत्सव, ये काठमांडू में मनाया जाता है नेपाल में। इसमें घुड़दौड़ का आयोजन किया जाता है, हॉर्स रेस। चपचारकूट, ये मिजोरम मनाया जाता है। मिजोरम का बिगेस्ट फेस्टिवल है चपचारकूट। यात्रा उत्सव, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग फेब मंथ पे। तो फेब मंथ में 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 ये न्यू दिल्ली में मनाया गया था भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। और मतलब लोकसभा निर्वाचन से पहले इसको मनाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। इस सम्मेलन में 13 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने पार्टिसिपेट किया था भारत में। पूर्वोत्तर व्यापार एवं निवेश रोड शो, ये चेन्नई तमिलनाडु में, मतलब इलेक्शन के बाद ही मनाया गया था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद ही मनाया गया था ये ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024। पूर्वोत्तर व्यापार और निवेश रोड शो, ये हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। इस रोड शो का उद्घाटन किया था पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको इनॉग्रेट किया था बेसिकली। AI एक्शन समिट, AI एक्शन समिट ये पेरिस फ्रांस में हुई थी। और भारत और फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की थी। मतलब ये को होस्ट किया था इंडिया फ्रांस से मिल करके। और अगला AI एक्शन समिट भारत में आयोजित किया जाएगा, ये घोषित किया गया था। फ्रांस भारत AI गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। प्रधानमंत्री जी अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा आर्ट वर्क और फ्रांस की प्रथम महिला को फूलों और मोर की आकृति वाला शानदार चांदी का उकेरा हुआ टेबल मिरर लेकर गए थे गिफ्ट के रूप में। सो ये सब भी देख सकते हैं आप। इस सम्मेलन में भारत फ्रांस सहित 57 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ के प्रेसिडेंट ने, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था नया काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया मर्सिल नाम की जगह पर फ्रांस में। इसके अलावा ये समझौता हुआ था कि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर दोनों देश कोऑपरेशन करेंगे, भारत और फ्रांस। और साथ ही इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर घोषित किया गया था वर्ष 2026 को। इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर घोषित किया गया है 2026 को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 ये दुबई में होती जनरली, तो इस बार भी दुबई में हुई थी। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भूपेंद्र यादव जी ने। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इस बार थीम थी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस, ये अबू धाबी में हुआ था UAE में। और सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
जब यूएई की यात्रा की थी। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है इसके बारे में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स, इसके बारे में बात कर ही चुके हैं हम। वेव्स का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने फिकी के साथ मिलकर किया था। फिकी और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इन सब के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया था। कम सेल विद अस इस बार थीम थी। बाकी ऑरेंज इकोनॉमिक बारे में बता ही चुके हैं आपको। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ था, गांधीनगर गुजरात में, और इसकी थीम थी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। इसका उद्घाटन किसने किया था? खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने। पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन ये अजमेर राजस्थान में हुआ था। और पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम ये पार्लियामेंट में हुआ था, न्यू दिल्ली में। तो पार्लियामेंट में कोई भी प्रोग्राम होगा उसका उद्घाटन कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर। और इस कार्यक्रम में पूरे भारत से एसटी की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सेक्रेटरीट और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था इसको। ये काफी जरूरी है, काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम ये वाराणसी में हुआ था इस बार 15 से 24 फेब को। और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया था। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य के अनुरूप है। और इस बार इसकी थीम थी लिगेसी ऑफ ऋषि अगस्त्य, लिगेसी ऑफ सेज अगस्त्यर। ये काशी तमिल संगमम की थीम थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काशी तमिल संगमम का पहला एडिशन हुआ था नवंबर-दिसंबर 2022 में। और वहाँ तमिलनाडु से 3 महत्वपूर्ण वेन्यू तक कई सारे स्कॉलर्स ने यात्रा की थी और इसको फैसिलिटेट किया गया था। वाराणसी, अयोध्या और प्रयाग में तमिलनाडु से कई सारे लोग आए थे, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे रिसर्चर्स हों, चाहे स्कॉलर्स हों, चाहे फिलोसफर्स हों, चाहे रिलीजियस पीपल हों। और काशी तमिल संगमम के फर्स्ट एडिशन की सक्सेस के बाद इसको सेकंड ऑर्गेनाइज किया गया था नमो घाट वाराणसी में, नमो घाट वाराणसी में। अब तीसरा है ये वाला, ठीक है, ये भी वाराणसी में हुआ है। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम चल रही है उसी की लाइन्स के अनुरूप ये मनाया जाता है। मतलब स्टेट्स आपस में अपना कल्चरल हेरिटेज शेयर करते हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये मस्कट ओमान में हुआ था। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर ने। इसमें थीम थी वॉयज टू न्यू हॉरिजोन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, वॉयज टू न्यू हॉरिजोन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। थीम थी इसकी जस्ट बी, जस्ट बी। इसको इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु कर्नाटक में। इसको ऑर्गेनाइज किया था आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर ने। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन ये एरो इंडिया हर साल होता है। ये लंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में, ये लंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है एरो इंडिया। इसका 15th एडिशन था 10 से 14 फेब को, फेब मंथ में ही होता है। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1996 में। और 2025 में घरेलू एरोस्पेस क्षेत्र में हमारे देश की बढ़ती क्षमता और तकनीक को एग्जिबिट किया गया था। मेला टाइप का लगता है, इसमें भारत अपना एग्जीबिशन करता है कि कौन कौन से हमारे पास जहाज हैं, क्या उनकी क्षमता है और किस तरीके से हमने टेक्निक डेवलपमेंट किया है। एरो इंडिया इस साल स्पेशल है क्योंकि कर्नाटक में बेंगलुरु में इसके आयोजन से ठीक पहले थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस में एक साथ बैठ करके आसमान में उड़ान भरी थी। इस बार इसकी थीम थी रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इंडिया यूके ने सेवरल डिफेंस एग्रीमेंट यहाँ पर किए इस एक्सिबिशन में। यूके के साथ हमारा समझौता हुआ है कि एक डेडिकेटेड सेल यहाँ पे सेटअप करेंगे। इंडिया मतलब यूके अपना एक डेडिकेटेड सेल एस्टैब्लिश करेगा वहाँ पर, जो इंडिया पर फोकस्ड होगा। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है भारत में मतलब सेटअप की जाएंगी। एयर टू एयर मिसाइल असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इंडिया में ये सब सेटअप की जाएंगी यूके के सहयोग से। आगे भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। संस्कृति मंत्रालय ने इसको आयोजित किया था। भारत विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड यूनिवर्सिटी में, यानी कि इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट नोएडा डीम्ड यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत जो आती है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। चीफ गेस्ट थे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत।
रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर इस बार थीम थी। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र नोएडा में हुआ था। इसके बाद 63वां सेशन यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट का, ये न्यूयॉर्क में हुआ था अमेरिका में। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था सावित्री ठाकुर ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सावित्री ठाकुर ने। भारत ओमान संबंधों की विरासत प्रदर्शनी, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। लेगेसी ऑफ इंडिया ओमान रिलेशंस। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की हुई थी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, और विदेश मंत्रियों की बैठक है तो हमारे विदेश मंत्री यहाँ पर गए थे पार्टिसिपेट करने। भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के नारे मेक इंडिया ग्रेट अगेन जो कहते हैं मागा, वैसे ही मीगा कहा था, मेक इंडिया ग्रेट अगेन का विजन साझा किया था। मागा मीगा पार्टनरशिप। रक्षा सहयोग जो बेसिकली हुआ है रक्षा समझौते, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन, यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सेलरेटिंग कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जारी किया गया है। इससे डिफेंस के क्षेत्र में, ट्रेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा कॉपरेशन रहेगा, 10 ईयर का कॉपरेशन रहेगा यूएस के साथ, ठीक है। और ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है इंडिया यूएस ने, जिससे इंडस्ट्री पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगी इंडो पैसिफिक रीजन में। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान्स यहाँ पर बनाए गए हैं कि 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड 2030 तक अचीव किया जाए, इसको मिशन 500 कहा जा रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी एग्रीमेंट हुआ है, इसको इंडिया यूएस 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कह रहे हैं। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में बात करें तो ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में और डिफेंस कॉपरेशन के क्षेत्र में भारत ने समझौता किया है यूएस के साथ, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तो ये है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मूवमेंट 50501, अमेरिका के लोगों ने राष्ट्रपति दिवस पर, मतलब यूएस में आंदोलन 50501 का आयोजन किया था। यह आंदोलन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत बनाई गई नीतियों के विरोध में हुआ था, ठीक है। एलॉन मस्क जो उनके एडवाइजर हैं, उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी। कार्बन मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025, प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया था। कार्बन ट्रेडिंग पर यहाँ पर बेसिकली चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय कार्बन बाजार की गहराई को समझना और वैश्विक कार्बन क्रेडिट में नवीनतम रुझानों पर विचार करना था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला पश्मीना महोत्सव ये काठमांडू नेपाल में हुआ था। पश्मीना महोत्सव काठमांडू नेपाल में। भारत पर्व न्यू दिल्ली में हुआ था, गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में भारत पर्व। इसका थीम था देखो अपना देश। नगोबा यात्रा ये आदिलाबाद तेलंगाना में, ये फेमस ट्राइबल फेयर है नगोबा यात्रा। ये मेशराम क्लैन जो है गोंड ट्राइब्स का, ये इसको मनाता है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में। सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इंडिया का, समक्का सरलम्मा यात्रा के बाद सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है नगोबा यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव ये यमुनानगर हरियाणा में मनाया गया था सरस्वती महोत्सव। भारत रंग महोत्सव या भारंगम, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या एनएसडी में मनाया गया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। और 13 सिटीज ऑफ इंडिया, श्रीलंका, नेपाल में इसका आयोजन किया गया था भारंगम का। वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन थीम थी इसकी। 33वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, न्यू दिल्ली बुक फेयर, नेशनल बुक ट्रस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है उसने, और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको को होस्ट किया था। इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट किया था 1 फरवरी 2025 को। फोकस कंट्री न्यू दिल्ली बुक फेयर का था इस बार रशिया, और थीम थी रिपब्लिक @ 75। नई दिल्ली पुस्तक मेला के बारे में इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था कुंभ के बाद, ठीक है, कुंभ के दौरान, या मतलब कह सकते हैं उसी के साथ साथ ही चला था। फेथ ऑफ कुंभ, नेचर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट, ये थीम थी इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल की। इसका आयोजन हुआ था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। आदि महोत्सव ये न्यू दिल्ली में हुआ था। आदि महोत्सव। हेरात पर्व ये कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में महाशिवरात्रि में कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा हेरात पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव और पार्वती की पूजा इसमें की जाती है, जागरण किया जाता है, तभी इसको हेरात पर्व कहा जाता है। थाई पूसम महोत्सव
ये तमिलनाडु और दुनिया भर में तमिल समुदाय द्वारा थाईपुसम मनाया जाता है। इसमें भगवान मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है, इनके सम्मान में मनाया जाता है थाईपुसम। पहला न्योकुम युलु उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इस महोत्सव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए थे। न्योकुल यूलो फेस्टिवल ये अरुणाचल में मनाया जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग जनवरी मंथ पर। विकसित भारत युवा नेता संवाद, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, ये गांधीनगर गुजरात में हुई थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने किया था। इसका आयोजन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के सहयोग से। फूड एंड बेवरेजेस ट्रेड शो इंडस फूड, इसका आयोजन किया गया था गौतम बुद्ध नगर में। 8th एडिशन था इंडस फूड का। एशियाज लीडिंग फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो होता है। इसको चिराग पासवान जी ने मतलब कह सकते हैं इनॉग्रेट किया था, जो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज है इस समय। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी वाशिंगटन डीसी में। भारत का प्रतिनिधित्व किया था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। और इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को करनी है, ये पता होना चाहिए आपको। प्राकृतिक और जैविक किसान शिखर सम्मेलन, ये मेडाक में हुआ था तेलंगाना में। मेडाक तेलंगाना में। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मर समिट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कृषि विज्ञान केंद्र तुनिकी में हुई थी तेलंगाना में। इसको प्रेसाइड किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने, जो चीफ गेस्ट थे इस कॉन्फ्रेंस के। उद्यमिता शिखर सम्मेलन, ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उद्यमिता शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने किया था, और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन के साथ। इसकी थीम थी एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमीज। उद्यमिता विकास सम्मेलन पुणे में। सौर भौतिकी शोध के 125 वर्ष पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन, ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। और खास बात ये थी कि 125 वर्ष यहाँ पे बनाए गए थे, 125वीं वर्षगांठ बनाई गई थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की। इस बार इसकी थीम थी सन, स्पेस, वेदर एंड सोलर स्टेलार कनेक्शंस। पहला भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन, ये कोलंबो में हुआ था श्रीलंका में। और श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो और भारतीय उच्चायोग की सांस्कृतिक शाखा जो है, इसके सहयोग से शुरू किया गया है। मतलब स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, ये जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पे श्रीलंका में, उसकी एक कल्चरल ब्रांच है, उसके सहयोग से शुरू किया गया है श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी सर्टिफिकेशन कोर्स। मतलब श्रीलंका में लोग हिंदी बोलना सीख सकते हैं। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत सरकार ओडिशा सरकार के सहयोग से पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन था। और प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को रिमोट से हरी झंडी दिखाई थी उन्होंने, जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से देश भर में पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थलों की यात्रा कराने वाली थी। कुल 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जो थे इस बार क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गणराज्य की राष्ट्राध्यक्ष, इनको बुलाया गया था। विषय यहाँ पर था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी कि डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 21वां थर्ड आई एशियन फेस्टिवल, एशियन फिल्म फेस्टिवल बेसिकली। उद्घाटन फिल्म इसमें थी द ब्लैक डॉग, और फोकस कंट्री थी साउथ कोरिया। जर्नलिस्ट रफीक बगदादी, इनको सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड दिया गया था इस फिल्म फेस्टिवल में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भोपाल मध्य प्रदेश में, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, इस बार थीम थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक ये दावोस में होती है हर साल, और इस बार भारत का प्रतिनिधित्व किया था श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल में 6 भारतीय राज्य भी गए थे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल के प्रतिनिधि भी यहाँ पे भाग लेने के लिए गए थे।
वैश्विक उद्यमियों से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल करने में सफल रहा था, जिसमें अकेले महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन किए थे। विषय यहाँ पर था कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। 50वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ये पटना बिहार में हुआ था। इसका उद्घाटन किया था ओम बिरला जी ने। संविधान की 75वीं वर्षगांठ इस बार थीम थी इसकी, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की। मेले त्योहार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इस बार थीम थी। इनॉग्रेट किया था गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल ने और चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने। भोपाल में हुआ था ये। पहला अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव ये पोखरा में हुआ था, नेपाल में। तामूल लोसर उत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 ये लखनऊ में हुआ था। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इसका उद्घाटन किया था। सांभर महोत्सव ये सांभर झील जयपुर राजस्थान में हुआ था। चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, कामेंग में। पंगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये नामपोंग में हुआ था, चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में। पंगसाऊ पास जिसे पान सॉन्ग पास के नाम से जाना जाता है, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है ये पंगसाऊ पास। ये पंगसाऊ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है। चंदुबी महोत्सव ये कामरूप में होता है, असम में। चंदुबी महोत्सव असम में बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी पर आधारित ये फेस्टिवल है। आगे चौथा रुसोमा ऑरेंज महोत्सव, रुसोमा ऑरेंज महोत्सव ये नागालैंड में हुआ था। नागालैंड में ऑरेंज कल्टीवेशन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें संतरे की खेती और संस्कृति का जश्न मनाया जाता है। दिसंबर मंथ पे आ चुके हैं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी एंड एआई ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट ये अबू धाबी में, यूएई में। थीम थी टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। वैश्विक मृदा सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था। विश्व समुद्र प्रौद्योगिकी सम्मेलन ये चेन्नई तमिलनाडु में। ग्लोबल शिपिंग थीम थी इसकी। डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। वर्कशॉप का डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष के भाग के रूप में एक हितधारक कार्यशाला का आयोजन हुआ था बीकानेर में। 2025 का वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स था, तो इसी लिए जो है इसको मनाया गया। 2024 था एक्चुअली, नॉट 2025, 2024 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। उसी के भाग के रूप में बीकानेर में यह आयोजित किया गया था। स्ट्रेंथनिंग कैमल मिल्क वैल्यू चेन इन इंडिया। पेशा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था रांची, झारखंड में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ये हुई थी फियोगी, इटली में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक फियोगी, इटली में हुई थी। इसमें भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर गए थे। भारत अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में। और राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश और शिखर सम्मेलन ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। इसका ध्येय वाक्य था, यानी थीम था, रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। इस सम्मेलन का उद्घाटन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ के सीएम ने किया होगा, नहीं, यहाँ का उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने। इसी वजह से ध्यान रखना जरूरी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो, इसका उद्घाटन वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था। हला मोदी कार्यक्रम ये कुवैत में हुआ था जब मोदी जी वहाँ पे गए थे। कुवैत में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में जो है वहाँ के हेड ऑफ स्टेट के सम्मानित अतिथि के रूप में मोदी जी ने भाग लिया था। तो वहाँ पर हला मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कनक्लेव, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। आगे फिर प्रथम नेपाल भारत पर्यटन बैठक ये काठमांडू में। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ को प्रमोट करना। कुंभ होने से पहले हुआ था, तो भारत और नेपाल के बीच पर्यटन सर्किट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और नेपाल में कुंभ को प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। आगे दूसरा भारतीय समुद्री भोजन और वाइन टेस्टिंग कार्यक्रम ये ब्रसेल्स में हुआ था, बेल्जियम की कैपिटल है जो, वहाँ पे। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन ये जॉर्ज टाउन में हुआ था, गुयाना में। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन गुयाना के जॉर्ज टाउन में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल ने की थी।
10वां अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक और पूरक चिकित्सा सम्मेलन 2024 ये सेलेंगोर में हुआ था, मलेशिया में। सेलेंगोर मलेशिया में, बस वेन्यू ध्यान रखिएगा इसमें, और ज़्यादा कोई खास नहीं है इसमें। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो ये देहरादून में हुआ था। डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव इस बार थीम थी। आगे मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का सम्मेलन यानी 16th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये रियाद में हुआ था, सऊदी अरब में। रियाद सऊदी अरब में भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था। सम्मेलन के दौरान हरित प्रौद्योगिकी पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय फोरम आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत ने अपना अरावली प्रोजेक्ट शोकेस किया था। इसका उद्देश्य 4 राज्यों में अरावली श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा एक बफर जोन क्रिएट करना है, जिससे डेजर्टिफिकेशन को कम किया जा सके। थीम थी इसकी आवर लैंड आवर फ्यूचर, आवर लैंड आवर फ्यूचर। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16th ये रियाद में हुआ था, सऊदी अरब में, ये ध्यान रखिएगा। आगे गढ़ीमई महोत्सव ये नेपाल में होता है। गढ़ीमाई एक हिंदू देवी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है सामूहिक तौर पर। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन अभी भी बलि वगैरह दी जाती है, तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल फेस्टिवल है गढ़ीमई महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये हमेशा होता है कुरुक्षेत्र रीजन में, हरियाणा में। पार्टनर स्टेट इस बार था उत्तराखंड। महाबोधि महोत्सव ये सांची स्तूप रायसेन में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इसको इनॉग्रेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स श्री किरण रिजिजू ने। 7वां तानसेन संगीत समारोह ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, ग्वालियर में 7वां तानसेन संगीत समारोह। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला ये भोपाल मध्य प्रदेश में, ये हम बता चुके हैं आपको। विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये न्यू दिल्ली में हुआ था, इसकी मैस्कॉट थी पूर्वी। अष्टलक्ष्मी महोत्सव वॉज सेलिब्रेटेड भारत मंडपम न्यू दिल्ली दिसंबर में टू शोकेस ब्यूटी डाइवर्सिटी एंड पोटेंशियल ऑफ 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अष्टलक्ष्मी बेसिकली किसको कह रहे हैं? 8 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, उन्हीं पर फोकस था ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव। आ जाएंगे नवंबर मंथ पे हम लोग। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट ये हुई थी लंदन यूके में, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट। भारत सरकार ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। G20 समिट ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। G20 समिट की मेन थीम हम लोग ध्यान रखेंगे, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ये इस बार पूछ सकते हैं, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। इसका आयोजन 18 से 19 नवंबर तक रियो में किया गया था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने की थी, क्योंकि इस साल G20 की अध्यक्षता किसके पास है? ब्राजील के पास। भारत के राष्ट्राध्यक्ष मतलब जो रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर, वो गए थे यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी, इस समिट में भाग लेने के लिए। तो इस समिट में ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष ने लॉन्च किया था ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ग्लोबल हंगर पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए ग्लोबल कोलिशन इन्होंने अनाउंस किया था। फैक्चुअल बात हमेशा जरूरी, सबसे पहले G20 समिट 2025 इसको कौन कर रहा है होस्ट? साउथ अफ्रीका, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी पिछले साल किसके पास थी? ब्राजील के पास। इस साल किसको चली गई? ब्राजील से अध्यक्षता चली गई है साउथ अफ्रीका के पास, साउथ अफ्रीका के पास। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल अलायंस ऑन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। और जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी है, तो उसी के भाग के रूप में इसको मनाया गया था। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको, और जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, अमूल, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन सबके सहयोग से। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 130 ईयर्स। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में पिछले 130 वर्षों में पहली बार भारत में हुआ था। कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इस बार थीम थी। G20 की समिट में रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन को घोषित किया था ब्राजील ने। तो इसके ऑब्जेक्टिव ब्रीफ में समझ लीजिए। सबसे पहले तो ग्लोबल चैलेंजेस और क्राइसिस का सामना करना, दूसरा स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना। ये रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन का आउटकम था या इसका ऑब्जेक्टिव था, ये भी याद रख सकते हैं। प्रथम आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता ये सिंगापुर में हुई थी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस डायलॉग में विदेश मंत्रालय के साइबर कूटनीति प्रभाग के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला ने।
आगे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आरोहा, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। आरोहा और एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा इस बार थीम थी। पहला कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम ये न्यू दिल्ली में हुआ था। जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी, कला क्षेत्र एंड सीसीआरटी। सीसीआरटी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन। उसने कावेरी मीट्स गंगा का आयोजन किया था। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ गेस्ट थी इस कॉन्फ्रेंस की और इसकी थीम थी रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुई थी। पहला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच सागर मंथन ये हुआ था न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, भारत सरकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से हुआ था, जो कि एक थिंक टैंक है। सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें स्टेशनों को पुरस्कार दिया गया था। सैन्य स्टेशन जनसंख्या जिसकी 10,000 से ज़्यादा है, पटियाला प्रथम स्थान पर रहा था। ऐसे ही बाकी देख लीजिएगा आप जो स्टेशन अवार्ड किए गए थे। दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये तीसरे देश में हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया का एनुअल समिट ये ना ऑस्ट्रेलिया में हुआ ना इंडिया में, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। तीसरा सरस आजीविका मेला ये हुआ था गुरुग्राम हरियाणा में। पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको आयोजित करता है। चौथा मिनिस्टीरियल हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये जद्दा में हुआ था, सऊदी अरब में। फ्रॉम डिक्लेरेशन टू इम्प्लीमेंटेशन इस बार थीम थी इसकी। 20वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदर्शनी ये शारजाह यूएई में हुआ था। इंडिया ने यहाँ पर स्टडी इन इंडिया को ऑफिशियली लॉन्च किया था कैंपेन को। इसका उद्देश्य भारत में छात्रों को पढ़ने के लिए प्रमोट करना, मतलब विदेशी छात्रों को पढ़ने के लिए यहाँ पर आकर्षित करना। 29th एनुअल यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP29 ये बाकू में हुई थी, अजरबैजान में। 29वां COP पहले यूक्रेन में होना था, आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इसको शिफ्ट करना पड़ा था बाकू अजरबैजान में। मुख्य थीम इसकी थी इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। बाकू फाइनेंस गोल एग्री किया गया था, जिसमें लोगों ने कमिट किया कि 1.3 ट्रिलियन यहाँ पर जुटाए जाएंगे, ठीक है, डेवलपिंग वर्ल्ड को फाइनेंस करने के लिए 2035 तक। 29th एनुअल यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये 11 से 22 नवंबर तक चला था। इंडिया ने लीड आईटी मेंबर मीटिंग को होस्ट की थी स्वीडन के साथ। टूरिज्म डे पहली बार इस कॉन्फ्रेंस के भीतर ही मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसकी थीम थी विकसित भारत @2047। फोकस राज्य झारखंड रहा था, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर भागीदार राज्य थे। बस इतना ध्यान रखना काफी। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह ये उज्जैन में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया था। 11वां आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ये वियेंटाइन में हुई थी, लाओस में हुई थी। भारत की तरफ से गए थे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2024 काजीरंगा असम में हुआ था। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में हुआ था। नेशनल सीड कांग्रेस, ये ध्यान रखिएगा। आगे मेला महोत्सव जो क्षेत्रीय हैं, जैसे खादी महोत्सव ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था अक्टूबर में। 8वां गंगा उत्सव हरिद्वार उत्तराखंड में, हरिद्वार के चंडी घाट पे आयोजित किया गया। शिल्प समागम मेला ये न्यू दिल्ली में, शिल्प समागम फेयर न्यू दिल्ली में। 43वां वार्षिक शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, एनुअल शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर, ये शारजा में हुआ था। मोरक्को यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर था। विषय था इट स्टार्ट्स विद अ बुक। इस मेले में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने भाग लिया था और मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान की एक प्रतिष्ठित प्रतिकृति प्रदर्शित की थी। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव न्यू दिल्ली में हुआ था और अरुणाचल रंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। रूट टू रूट्स ये थीम थी। हॉर्नबिल महोत्सव ये बड़ा फेस्टिवल होता है, कहाँ का? नागालैंड का, नागालैंड में होता है। इस महोत्सव का भागीदार राष्ट्र कौन थे? इंग्लैंड और जापान और वेल्स। कोहिमा में आयोजित किया गया था हॉर्नबिल महोत्सव। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में आयोजित हुआ था।
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ड्रिवन बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये थीम थी। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये 2024 वाला पहली बार नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसका आयोजन पहली बार पूर्वोत्तर भारत में किया गया था। दूसरा, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव न्यू दिल्ली में ये हुआ था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने इसको इनॉग्रेट किया था न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अब बाली यात्रा कटक उत्सव, ये कटक में होता है ओडिशा में। कटक की ओडिशा सरकार संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है बाली यात्रा कटक उत्सव। तो ओडिशा का जो संपर्क है बाली इंडोनेशिया के साथ, उसको मनाया जाता है। जो मैरीटाइम ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज होता है बाली इंडोनेशिया के साथ ओडिशा का, उसको सेलिब्रेट किया जाता है इसमें। बोईता बंदना त्यौहार, ये ओडिशा का त्यौहार है। ऐतिहासिक समुद्री अभियानों का जश्न मनाने के लिए लोग छोटी नावें यहाँ पे तैराते हैं। मेमोंग उत्सव, ये पश्चिमी गारो हिल्स मेघालय में मनाया जाता है। और झिड़ी मेला ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, झिड़ी मेला। निंगोल चकौबा उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है मैतेई समुदाय द्वारा। बाली पद्यामी उत्सव ये कर्नाटक में मनाया जाता है। नुसाबा गोरेंग उत्सव ये बाली इंडोनेशिया में मनाया जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग अक्टूबर मंथ पर। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था। मुख्य अतिथि थे बाईचुंग भूटिया, इतना ध्यान रखना काफी है। उसके बाद लखपति दीदी सम्मेलन ये जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। और 250 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया गया था मोदी जी के द्वारा। लखपति दीदी सम्मेलन जलगांव महाराष्ट्र में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कजान रशिया में हुआ था रूस की अध्यक्षता में, क्योंकि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता रशिया के पास है। भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ब्रिक्स में 13 नए देशों को साझेदार देशों, यानी कि जो नॉन फुल मेंबर्स होते हैं, जो डायलॉग पार्टनर होते हैं, ठीक है, पार्टनर कंट्रीज के रूप में ऐड किया था 13 नए कंट्रीज को। और नए पार्टनर कंट्रीज कौन से? मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, अल्जीरिया, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान। और थीम थी इसकी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर अ जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। थीम पूछी गई थी यूपीएससी के पेपर में भी 2025 में। क्या थीम थी? न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूती देना, ठीक है। और जो है वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? ब्राजील के पास है। तो समिट भी यहीं पर होगा 2025 वाला, ये ध्यान रखिएगा। ग्लोबल एआई समिट ये हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन ये थीम थी। पंचायत सम्मेलन ये हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में ईज ऑफ लिविंग एनहांसिंग सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट्स, ये थीम थी। 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन असेंबली ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इस असेंबली में भारत को वर्ष 2024 से 27 तक एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की अध्यक्षता मिल गई, यानी कि इंडिया को चेयरमैनशिप मिल गई एसोसिएशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की 3 वर्ष के लिए, 2024 से 27 तक के लिए। 21वां भारत आसियान सम्मेलन, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ये लाओस में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। दोनों सम्मेलन, चाहे 21वां इंडिया आसियान समिट हो चाहे ईस्ट एशिया समिट हो, ये लाओस में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने। और 10 अक्टूबर को लुवांग प्रबांग के प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर में रामायण का लाओस जो ट्रांसलेशन है, फलक फलम या फ्रा लक फ्रारम, इसका एक एपिसोड देखा था। बेसिकली ये कह सकते हैं लाओस अडेप्टेशन है रामायण का, ये उन्होंने देखा था। और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन माउंट आबू में हुआ था राजस्थान में, और ब्रह्म कुमारीज ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से ज़रूरी है। आगे है 23वां शंघाई सहयोग संगठन का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की काउंसिल हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। करीब 9 वर्ष बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो है पाकिस्तान गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, क्योंकि एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की ये बैठक थी 15-16 अक्टूबर 2024 तक चली थी। वर्तमान में एससीओ में भारत, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य देश हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रथम भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी रियाद सऊदी अरब में। और चूंकि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट थी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे गए थे, सुब्रमण्यम जयशंकर जी ही, रियाद सऊदी में। इसके बाद दूसरा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ था ग्रेटर नोएडा में। 70 देशों के लगभग
कह सकते हैं 350 प्रदर्शक यहाँ पे शामिल हुए थे, एग्जिबिटर्स। और इसी शो में बाइक रेस मोटो जीपी का भी आयोजन किया गया था। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 25 से 29 सितंबर 2024 ये डेट है, 25 से 29 सितंबर 2024। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 17वां शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और एक्सपो, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो गांधीनगर गुजरात में हुआ था। थीम थी इसकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। स्थानीय मेला और त्यौहार देख लेते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, ये भारत मंडपम में हुआ था न्यू दिल्ली में। कर्मा पूजा महोत्सव, कर्मा पूजा महोत्सव झारखंड में मनाई जाती है। मेरा हु चोंगबा महोत्सव, ये इम्फाल मणिपुर में होता है। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए मेरा हु चोंगबा महोत्सव मनाया जाता है इम्फाल में। दूसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव पूरी ओडिशा में हुआ था। ये मनाया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आइलैंड एंड लाइट हाउसेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज। आगे फूल वाली सैर उत्सव, फूल वाली सैर उत्सव मनाई जाती है महरौली में, दिल्ली में। कटी बिहू ये असम में मनाया जाता है, कटी बिहू असम में मनाया जाता है। आ जाएंगे सितंबर मंथ पर। छठा क्वाड लीडर्स समिट, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन, ये विलिंगटन में हुआ था, विल्मिंगटन में, डेलावेयर नामक जगह पर, यूएस में। और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? क्वाड के सदस्य राष्ट्र के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन थे उन्होंने। इस समय जो बाइडेन हट चुके हैं चुनाव के बाद, वहाँ पर डोनाल्ड जे ट्रम्प सत्ता में है, लेकिन उस समय जब ये समिट हुई थी तो जो बाइडेन थे, तो ये कंफ्यूज नहीं करिएगा, जो बाइडेन थे उस समय अब नहीं है राष्ट्राध्यक्ष वहाँ के, वो अलग बात है। कई सारी घोषणाएं इसमें की गई थी, जैसे मैत्री इनिशिएटिव जो है, इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए मैत्री इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था। इंडो पैसिफिक भागीदारों के लिए IPMDA और अन्य क्वाड इनिशिएटिव्स के साथ ये मैत्री इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था। इसके अलावा क्या था? क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन ये अनाउंस किया गया था, जिससे इंटर ऑपरेबिलिटी और एडवांस मैरीटाइम सिक्योरिटी इंप्रूव की जा सके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल बाय इंडिया फॉर मॉरिशस, इंडिया एक स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल मॉरिशस को बना करके देने वाला था, जिससे ओपन साइंस और स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा सके। ये सब अनाउंसमेंट की गई थी समिट में। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, भारत की मेजबानी में वर्चुअल तौर पर इसको उद्घाटन किया गया था। आपको बता दें कि पहला और दूसरा जो समिट है उसका भी मेजबानी भारत के पास ही था। इसका पहला सम्मेलन भारत की राजधानी में 2023 में वर्चुअल तौर पर हुआ था, और सेकेंड भी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024, इसकी थीम थी एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था UPPSC का 2024 वाला, उसमें ग्लोबल साउथ के बारे में पूछा गया था। दो स्टेटमेंट थी, एक तो ग्लोबल साउथ की डेफिनेशन पर, और दूसरा ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है, या किसने होस्ट किया था, ये पूछा गया था। सेमिकॉन इंडिया की बात करें तो इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था, सेमिकॉन इंडिया। थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया था इनॉग्रेट इसको। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन ये लियोन में हुआ था, फ्रांस में। इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न कौशल श्रेणियों में 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक जीते थे, मतलब भारत की टीम ने। वर्ल्ड फूड इंडिया ये प्रगति मैदान में हुआ था, न्यू दिल्ली में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। फोर्थ इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट ये ऑर्गेनाइज किया गया था PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा 19 जुलाई 2024 को, और इसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ ने एड्रेस किया था। कॉर्न इथेनॉल इसकी थीम थी, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट की थीम थी कॉर्न इथेनॉल। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये हुई थी 2024 की, फोर्टोजेला ब्राजील में, और जो है रोजगार समूह की बैठक हुई थी। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे G20 की अध्यक्षता 2024 में ब्राजील के पास है, ब्राजील के पास थी, मतलब अब साउथ अफ्रीका के पास आ गई है 2025 में। तो जितने भी G20 संबंधी बैठकें हैं, ज़्यादातर चांसेस है कि वो ब्राज़ील में ही होंगी, तो यही होता है। तो श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये ब्राज़ील में हुई थी। आगे डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव, ये द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव। थीम थी इसकी अनलिमिटेड पोटेंशियल इन ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, ये भारत मंडपम में हुआ था, न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक, ये मॉस्को रशिया में हुई थी। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुई थी, और भारत के NSA अजीत डोभाल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, ये देहरादून में हुआ था, उत्तराखंड में। देहरादून, उत्तराखंड में। दिल्ली पुस्तक मेला और 24वां स्टेशनरी मेला, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव, ये थीम थी। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन बुक्स, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन बुक्स मतलब। फिर 9वां कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, ये सियोल में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। और भारतीय दूतावास सियोल और उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया सियोल एंड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सियोल में हुआ था, साउथ कोरिया में। शिल्प दीदी महोत्सव, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। नदी उत्सव, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में। रिवर्स इन रिवर्स, ये थीम थी। पहला भारतीय कला महोत्सव, ये राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में हुआ था। राष्ट्रपति भवन का एक कह सकते हैं भवन, राष्ट्रपति निलयम नाम से जो है सिकंदराबाद में भी है, तेलंगाना में, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। फर्स्ट भारतीय कला महोत्सव में शोकेस किया गया था रिच और डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है, उस पर फोकस था। ये उत्तर पूर्वी राज्यों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की गई थी इसमें। आगे नुआखाई उत्सव, ये ओडिशा का प्रमुख लोक पर्व है। संबलपुरी त्यौहार है, संबलपुर ओडिशा में मनाया जाता है। ये त्यौहार किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन एक दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है। शिखर सम्मेलन समिट, अगस्त मंथ की। सेकंड रीजनल प्रोग्राम हमारा संविधान हमारा सम्मान, रीजनल प्रोग्राम हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये हुआ था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नागरिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के अंतर्गत हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम बीकानेर में हुआ था, सेकंड ये हुआ था प्रयाग में। इतना ध्यान रखना काफ़ी है। फिर समुद्री सुरक्षा सहयोग पर छठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये मुंबई में हुआ था। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया द्वारा इसको आयोजित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे विदेश मंत्री जी ने, सुब्रमण्यम जयशंकर ने। 6 से 8 अगस्त के बीच हुआ था ब्रिक्स व्यापार शिखर सम्मेलन। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें मेजबानी की थी विदेश मंत्री जी ने। 5वीं आपदा प्रबंधन के लिए ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक, ये कजान में हुई थी, रशिया में, कजान रशिया में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। गति शक्ति विश्वविद्यालय का विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। गति शक्ति विश्वविद्यालय इन कोलैबोरेशन विद एयरबस हैड ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एविएशन सेक्टर एट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली। नाटो शिखर सम्मेलन, ये वाशिंगटन DC में हुआ था। इस सम्मेलन में नाटो के सदस्य देशों के प्रमुखों ने पार्टिसिपेट किया था। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में वैज्ञानिक अनुसंधान का संवर्धन करना है। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था। आगे बढ़ेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, ये टोक्यो जापान में हुई थी। क्वाड समूह के जितने अभी देश हैं उसके विदेश मंत्री यहाँ पे आए थे पार्टिसिपेट करने, टोक्यो जापान में। ग्लोबल वाटर टैक्स समिट, ये न्यू दिल्ली में हुई थी। इस समिट में केंद्रीय जल आयोग को वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो ये याद रख सकते हैं। थीम थी वाटर टेक समिट की, इनोवेशन फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर सोल्यूशंस। आगे विश्व शिक्षा सम्मेलन, मेला और त्योहार देख लेते हैं। मितामा मात्सुरी उत्सव, मितामा मात्सुरी उत्सव ये जापान में मनाया जाता है। टोक्योस मोस्ट पॉपुलर समर फेस्टिवल है। हरेला उत्सव, ये कुमाऊं उत्तराखंड में मनाया जाता है। स्थानीय कुमाऊनी भाषा में हरेला का अर्थ होता है हरियाली का दिन। उत्तराखंड में इस पर्व को भगवान शिव और सावन से जोड़ करके देखा जाता है, हरेला उत्सव। आगे खारची पूजा, खारची पूजा अगरतला में होती है, त्रिपुरा में।
कसूर रिवाज उत्सव ये जम्मू कश्मीर में होता है। आप डिटेल भले ही इसकी ये वाली ना पढ़ें, लेकिन कौन सा उत्सव किस स्टेट या यूटी में होता है ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा इसमें। ठीक है, जैसे कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर का है। अब आ जाते हैं जुलाई मंथ पे, तो 24वीं एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद बैठक ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। इस बैठक में कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष कासिम जोमार्ट टोकायेव ने मेज़बानी की थी। भारत का प्रतिनिधित्व किया था सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। यूरेशियन देश बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। अस्ताना कजाकिस्तान में एससीओ हेड ऑफ स्टेट्स काउंसिल मीटिंग हुई थी। इसमें बेलारूस को एससीओ का नया सदस्य बनाया गया था और अस्ताना डिक्लेरेशन भी यहाँ पर हुई थी। एससीओ का ये समिट था एक्चुअली एक तरीके से, तो अस्ताना डिक्लेरेशन को इसमें अडॉप्ट किया गया था। इस अस्ताना डिक्लेरेशन में किस किस चीज़ों के बारे में बात की गई थी? इसमें बात की गई थी एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, इसको लेकर एग्रीमेंट हुए थे। कॉपरेशन प्रोग्राम टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म फॉर 2025-2027, एंटी ड्रग स्ट्रेटजी 2024 से 29 तक, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टिल 2035, स्ट्रेटजीज फॉर एनर्जी कॉपरेशन। किंगदाओ जो चाइना की सिटी है, इसको एससीओ टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल बनाया गया था वर्ष 2024-25 के लिए। वर्ष 2024-25 के लिए, जैसे 23-24 के लिए किसको बनाया गया था? वाराणसी को एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र ये आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में। विश्व धरोहर समिति का 46वां सेशन ये हुआ था न्यू दिल्ली में। भारत ने पहली बार धरोहर समिति के सम्मेलन की मेज़बानी की थी। ये इंपॉर्टेंट है। 21 से 31 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया गया था और संस्कृति मंत्रालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम का इसी बैठक के एक भाग के रूप में विश्व धरोहर पेशेवर फोरम का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। विश्व धरोहर समिति की बैठक में असम में जो मोईदाम है, भारत के अहोम राजवंश के टीला दफन जो प्रणाली है, जहाँ पे टीले में जो इनके कह सकते हैं डेड रिमेन्स को दफनाया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं लोग वहाँ पे, तो इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, मोईदाम द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को पॉपुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है और भारत से जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 43वीं घोषित हुई है और लास्ट अभी तक। इसके बाद अभी तक कोई नहीं हुई जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस भी डेट तक। तो मोईदाम में 43 मतलब ये भारत की 43वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुई थी और असम की तीसरी साइट थी ये, थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ असम। ये असम के चराई देव डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये बुरियल ग्राउंड है अहोम किंग्स और क्वींस के, अहोम डायनेस्टी के जितने भी राजा और रानी रहे उनको इन्हीं बुरियल ग्राउंड में या उनके कब्रिस्तान में इस तरीके से दफनाया जाता है। जैसे इजिप्ट में जो एलैबोरेटेड पिरामिड्स बनाए जाते हैं उससे कभी कभी इसको कंपेयर किया जाता है। 13वीं शताब्दी में चाओ लंग सिउ काफा जो फाउंडर थे अहोम किंगडम के, उन्होंने चेराई दोई या फिर चराई देव जो पटकाई हिल्स में है, इस समय चराई देव कहते हैं स्थान को असम में, उसको अपनी राजधानी बनाया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया था इसी कह सकते हैं बैठक में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, ललित कला अकेडमी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें 150 विजुअल आर्टिस्ट पूरे देश से पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, जो नेशनल कैपिटल दिल्ली में जो पब्लिक प्लेसेस उसको ब्यूटीफाई करने वाले थे। ये मोईदाम के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत की घोषित हुई है 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, इसको शामिल किया गया है। असम से तीसरी हेरिटेज साइट है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये अहोम शासक और जो उनकी रानियां रही हैं उनका ये बोरियल ग्राउंड है या फिर कब्रिस्तान उनका कह सकते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ये मॉरिशस में हुआ था, मॉरिशस द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था इसको। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में जो सदस्य देश हैं कौन कौन से? भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव हैं। बांग्लादेश को 5वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी इसमें। तो 5th मेंबर ये कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग का ये बना था बांग्लादेश। सहकार से समृद्धि सम्मेलन ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में और नेशनल कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने भारत ऑर्गेनिक आटा लॉन्च किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में घोषित किया हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि केरल में हुआ था।
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ये मनाया जाता है। फर्स्ट IDF रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक, ये बोलगाटी में हुआ था, कोच्चि में, केरल में। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम और AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी और AI फॉर गुड शिखर सम्मेलन ये जिनेवा में हुआ था, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। और भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर, इसका एग्जीबिशन लगाया गया था दुबई आर्ट सेंटर, दुबई आर्ट सेंटर UAE में। इसमें कौन कौन सी कला दिखाई गई थी, जैसे मधुबनी कला बिहार की, अइपण कला जो उत्तराखंड की है, वर्ली आर्ट जो महाराष्ट्र की है, इसको शोकेस किया गया था। आगे मेला महोत्सव है अंबुबाची मेला, ये गुवाहाटी असम में लगता है। डिटेल वगैरह मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अंबुबाची मेला ये असम का है। राजा परबा ये ओडिशा में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण दिवस ये श्रीलंका में मनाया जाता है। और इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं, जो पास्ट से रहे हैं, उसको इसमें मनाया जाता है। ये उस समय का प्रतीक है जब बौद्ध धर्म के आगमन के रूप में श्रीलंका में मनाया जाता है, जब सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंदा श्रीलंका के राजा को पहला उपदेश देने के लिए या फिर धम्म के प्रचार के लिए यहाँ पे आए थे। राष्ट्रीय पोषण उत्सव। आगे 75वां राष्ट्रीय राज्य स्तरीय वन महोत्सव इम्फाल में हुआ था, मणिपुर में। आम महोत्सव ये अवध शिल्पग्राम लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अब जून मंथ में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र ये कहाँ पे हुआ था, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। भारत ने देहरादून के UNFA के अधीन देश के नेतृत्व वाली पहल की मेजबानी की थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां वैश्विक जल फोरम ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था और इसकी जो थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल, यानी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। 10th ग्लोबल वाटर फोरम बाली इंडोनेशिया में। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये IIT दिल्ली में हुआ था। काजा समिट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स ट्रेड ये लिविंगस्टन ज़ाम्बिया में आयोजित किया गया था, काजा शिखर सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी थी। थीम थी इसकी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। और अमेंडमेंट्स यहाँ पर किए गए थे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 में। इसमें 300 प्रपोजल किए गए थे कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर के। इसमें बदलाव किए गए थे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में, जिसको सभी मेंबर्स ने अप्रूव किया था। दूसरा AI शिखर सम्मेलन ये सियोल में हुआ था, साउथ कोरिया में। इसको को चेयर किसने किया था, साउथ कोरिया और UK ने। दूसरा AI शिखर सम्मेलन। आगे बॉन जलवायु समिट ये बॉन में हुई थी, जर्मनी में, 3 से 13 जून 2024 में, लास्ट ईयर। और इसमें वही दिशा निर्देश दिए गए थे कि पेरिस एग्रीमेंट को किस तरीके से हम लोग लागू कर सकते हैं, कैसे उसका टारगेट अचीव कर सकते हैं। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। 50वां G7 शिखर सम्मेलन ये 13 से 15 जून 2024 में हुआ था। अब तो खैर 2025 वाला आ चुका है, तो उसको हम लोग देखेंगे। G7 की मेज़बानी किसने की थी 2024 में, ध्यान रखिएगा, इटली ने की थी। ये फैसानो एपोलिया में हुआ था, इटली में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। G7 में खाली इतने ही राष्ट्र हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका। और जो आमंत्रित देश हैं उसमें भारत शामिल होता है, मतलब जो इनवाइटी कंट्रीज़ हैं उसमें से भारत भी शामिल होता है। मेले और त्यौहार ये थिरशू फेयर ये हिमाचल प्रदेश का है। नेशनल कोऑपरेटिव स्पाइस फेयर ये लगाया गया था जयपुर राजस्थान में। भारत बांग्ला बाउल संगीत महोत्सव ये ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में होता है, खीर भवानी फेस्टिवल या मेला। हेमिस महोत्सव ये लद्दाख में होता है। साधो जग दर्शन का मेला ये उर्दू अकेडमी सभागार लखनऊ में मनाया गया था। बेहदीन खलम उत्सव ये मेघालय में होता है, बेहदीन खलम उत्सव। पनार जनजाति के बीच महत्वपूर्ण है ये। अंबुबाची मेला ये गुवाहाटी असम में होता है, ये हम बता चुके हैं आपको। तो इस तरीके से हम जून तक कवर कर चुके हैं।